Hello, my children. How are you all, children? All are safe and sound? Good. Take care of yourself. Children, you are welcome to our history class. In the previous session, you heard about the Mughal rulers under the point The Ideal Kingdom, in which you were told that the Mughal rulers considered themselves as a gift of God to rule over the earth. They also considered their rights as the divine rights, means the power of the Mughal kings came directly from God. You were also told about the incident of Alan Kuan, where you were told that how and why the Mughal kings considered themselves as the representatives sent on the earth by God to rule. Even you heard about Abul Fazl, where he placed Mughal kingship as the highest authority which was blessed by God. Do you remember the previous session, children? Okay. So with this, today we start point number 6, capitals and codes. Point number 6, capitals and codes. Today's point is capitals and codes, Rajdhaniya or Darbar, in which our first point number A is capital cities. Point number A, capital cities. Point number A is capital cities, in which you will be told about the cities which were made by the emperors as capital. पॉइंट नंबर 6 में आप राजधानियां और दरबार के बारे में पढ़ेंगी. राजधानियों में पढ़ेंगी किन शासकों के द्वारा किन स्थानों को राजधानी घोषित किया, और दरबार के अंडर में पढ़ेंगी कि किस प्रकार दरबार में सम्राट की प्रतिष्ठा होती थी और दरबार में किस प्रकार के कार्य या आयोजन किए जाते थे. सो फर्स्ट विल सी टू कैपिटल सिटीज. पहले हम राजधानी नगर के बारे में पढ़ेंगे. Children, you know that the Mughal rulers, they gave much importance to the capital city as used to assemble there. मुगल शासक राजधानियों को विशेष महत्व देते थे. इसीलिए मुगल काल जो बाबर से स्टार्ट हुआ औरंगजेब तक, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल काल का धीरे धीरे पतन होने लगा, शासकों ने राजधानियों में बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंज किया. जिससे स्पष्ट होता है कि राजधानी को विशेष महत्व दिया जाता था. राजधानी अर्थात जहां से शासन की सारी व्यवस्थाएं संचालित होती थी. आज आप जानती हैं हमारे राज्य की राजधानी है, जहां पर राज्य की विधानसभाएं हैं, जहां से सारी व्यवस्था प्रशासन की संचालित होती है. अपने देश की भी राजधानी दिल्ली है, जहां से केंद्रीय स्तर पर शासन की व्यवस्था संचालित होती है. So there was frequent change in the capital cities during 16th and 17th century. 16 और 17वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने काफी राजधानी के परिपेक्ष में परिवर्तन किए. So we'll see to the examples. First we'll take up about Babur. He captured the Lodi's capital, which was at Agra, and you know that Babur ruled for 4 years. But frequently he used to take the meetings, the court was held at different places. बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर आगरा जो राजधानी थी उस समय उस पर अपना अधिकार साबित किया. और आप जानती हैं कि बाबर ने कुल 4 वर्षों तक शासन किया, और उन 4 वर्षों में केवल उसने आगरा में ही अपने कोर्ट या दरबार नहीं लगाए, बल्कि उसने अपनी कोर्ट या दरबार अलग अलग स्थानों पर वे लगाते थे. And then comes in 1560s, it is about Akbar, who got Agra fort constructed with red sandstone. आपने आगरा फोर्ट के बारे में सुना होगा.
जो लाल बलुए पत्थर से बनाया गया है। एंड इन 1570s अकबर बिल्ट अ न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी। आपने इसके बारे में भी सुना है, अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। एज इट्स लोकेशन वॉज वेरी रिच, मीन्स इट वॉज एट अ पॉपुलर प्लेस। अर्थात आप कह सकते हैं फतेहपुर एक ऐसे स्थान पर था जहां पर फतेहपुर में जो राजधानी बनाया गया अकबर के द्वारा, वह एक बहुत ही पॉपुलर एरिया था। खास करके वहां से मर्चेंट्स, व्यवसायी आते जाते थे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज लोकेटेड देयर। और आप ये भी जानती हैं दैट किस प्रकार और क्यों अकबर का शेख सलीम चिश्ती पर इतना विश्वास था, इसके बारे में आप जानती हैं। एंड इट इज ऑल्सो सेट दैट मुगल emperors they were into a close relationship with सूफी of चिश्ती सिलसिला। ये भी आप जानती हैं कि चिश्ती सिलसिले के जो सूफी संत थे उनसे मुगल शासकों का अच्छा गहरा संबंध था। Then comes in 1585 1585 में it is said that capital was transferred to Lahore to keep control over northwest area, or you can say it was easy for the emperor to keep a close watch on the region, and which continued for 13 years. इस बात का भी ध्यान रखिएगा, राजधानी नगर वही निर्धारित किए जाते थे जहां पूरे साम्राज्य पर चौकसी रखी जा सके। पूरे साम्राज्य का जो क्षेत्र केंद्र होता था वही राजधानी निर्धारित की जाती थी। Then comes about शाहजहां. What did he do? You know that he had a passion of building. उन्हें निर्माण कार्यों में, स्थापत्य कला में उन्हें विशेष शौक था। Not only शाहजहां, but building activity in monarchical culture was the most, you can say, visible sign to prove the dynastic power, wealth and prestige. शाहजहां को स्थापत्य कला का काफी शौक था, बिल्डिंग्स बनाने का शौक था। क्यों, कैसे हम कह सकते हैं? शाहजहां के काल में बना हुआ ताजमहल आज हमारे 7 वंडर्स में से एक माना जाता है। उन 7 अजूबों में से ताजमहल को भी एक अजूबा माना जाता था। और न केवल शाहजहां बल्कि अधिकतर मुगल शासकों ने जो भी स्थापत्य कला का काम किया, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाए, वो उनकी आप कह सकते हैं कि राजवंशीय सत्ता, धन और प्रतिष्ठा का द्योतक था। एंड इन 1648 द कोर्ट, army and household was moved from Agra to the new imperial capital शाहजहांबाद। 1648 में दरबार, सेना और राजसी खानदान को आगरा से कहां ले गया? शाहजहांबाद। किसने? शाहजहां। शाहजहां ने शाहजहांबाद हस्तांतरित किया। Which was an appropriate city and a vision of grand monarchy। कहा जाता है कि शाहजहां के द्वारा निर्धारित यह राजधानी शहर शाहजहांबाद विशाल एवं भव्य राजतंत्र की औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता था। अर्थात शाहजहां ने भी बड़ी ही दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शाहजहांबाद को अपनी राजधानी निर्धारित किया। Now we'll see to point number 6B, Mughal court. Point number 6B is Mughal court. Point 6B, Mughal court. मुगल दरबार के बारे में सुनेंगे। Children, you know that the court was an important place for the emperor, because the complete Mughal administration was discussed, planned, everything was totally done in the court. आप जानती हैं कि मुगल शासक दरबार में ही अपने सारे प्रशासनिक कार्यों का निश्चित करना, पॉलिसी बनाना, नीति बनाना, डिस्कशन या विवाद करना या निर्णय लेना सभी कुछ दरबार में ही करते थे, मुगल दरबार में ही होता था। एंड द प्लेस विच वॉज गिवन टू अ courtier by the ruler was a sign of his importance in the eyes of the emperor। ये भी कहा जाता है मुगल शासकों द्वारा दरबार में उपस्थित व्यक्तियों को जो स्थान एम्परर या राजा देता था, वह स्थान
एक महत्वपूर्ण स्थान होता था, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को दर्शाता था। एंड वंस इफ द एम्परर सेट ऑन द थ्रोन, then none was allowed to move from its place unless the permission is given by the emperor. And if anything is done, if a slight etiquette of indiscipline was noticed, then the person was punished on the spot. एक बार जब राजा या शासक अपना आसन ग्रहण कर लेते थे तो दरबार में बैठे किसी व्यक्ति को अपने स्थान से उठने की अनुमति जब तक नहीं थी जब तक उसे शासक निर्देश ना दे। और यदि कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी अनुशासनहीनता दिखाता था तो उसे तुरंत ही वहां दंड दिया जाता था। Then comes about the respect, salutation, the form of salutation to the ruler indicate the person's status. अर्थात किस प्रकार एक व्यक्ति, एक दरबारी शासक को सिजदा करता है, वह उसकी स्टेटस को, उस व्यक्ति के स्टेटस को भी दर्शाता था। एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन वाज सिजदा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता था सैल्यूट करने का तरीका? सिजदा। एंड अंडर शाहजहां दीज रिचुअल्स वर रिप्लेस्ड बाय किसिंग द ग्राउंड। शाहजहां ने क्या किया? इन रिचुअल्स को अर्थात सिजदा के स्थान पर उसने क्या किया? भूमि को चूमने की परंपरा को लागू कर दिया। Even an ambassador, when he was presented at the Mughal court, he too was expected to offer an acceptable form of greeting which was in practice. अर्थात यदि कोई राजदूत भी मुगल दरबार में यदि उपस्थित होता था तो उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह भी उसी प्रकार सम्राट का अभिवादन करे जैसा साम्राज्य में या दरबार में होता चला आ रहा है, उससे भी उसी प्रकार से सम्मान की अपेक्षा की जाता था। Then comes the emperor. He used to begin the day with sunrise, with personal religious devotion, and then he used to appear on a small balcony where the crowd of people such as merchant, peasants, women with sick children, craftsmen, they all used to wait there for the view of the emperor. जो सम्राट होता था वो क्या करता था? अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से करता था और जो भी उसके रिलीजियस रिचुअल्स थे, जो धार्मिक उसको अनुष्ठान करने होते थे, धर्म के अनुसार जो प्रार्थना करने का तरीका होता था वह करता था। उसके बाद वह छोटी बालकनी पर अपने प्रजा को झरोखा दर्शन देता था, प्रजा से रूबरू होता था, जहां उसकी प्रजा, वहां रहने वाले स्त्री, पुरुष, व्यवसायी, यहाँ तक कि स्त्रियां अपने बीमार बच्चों को भी लेकर उस झरोखे के सामने खड़े होकर सम्राट का इंतजार करती थी, अर्थात वह उसे एक आशीर्वाद समझती थी। एंड कीप टू योर नॉलेज, झरोखा दर्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। सो वेयर the place, the झरोखा, where he used to give on a small balcony, he used to stay there for an hour. And then the emperor used to walk to the public hall of audience, which was known as Diwan-e-Aam, where he used to discuss the primary business of his government. झरोखा दर्शन के बाद क्या करते थे सम्राट? वह दीवान-ए-आम में जाते थे, जहां छोटे मोटे गतिविधियों या पॉलिसी के बारे में वे अपने दरबारियों से डिस्कस करते थे। एंड देन आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद व्हाट दे यूज्ड टू डू? द एम्परर यूज्ड टू गो टू दीवान-ए-खास, वेयर ही यूज्ड टू डिस्कस द कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। 2 घंटे के बाद, झरोखा दर्शन के बाद पहले वह कहाँ जाते थे? दीवान-ए-आम में। उसके बाद 2 घंटे के बाद क्या करते थे? दीवान-ए-खास में जाते थे, जहां वह गोपनीय तथ्यों पर अपने दरबारियों के साथ वाद विवाद या परिचर्चा करते थे और डिसीजन लेते थे। एंड इट इज ऑल्सो सेट दैट ऑन स्पेशल ओकेजन्स such as anniversary of the session of the throne, Holi, Eid, Shab-e-Barat, the court was full of life, which shows that grand functions used to take place in the court on such occasions. इतना ही नहीं, राज दरबार में भी बड़ा ही उत्सव और पर्व के तरह कोई कोई दिन मनाया जाता था, जैसे कि यदि वह दिन है जिस समय राजा को
उसको राजाधिराज घोषित किया गया, या फिर ईद का दिन हो, होली हो, शबे बारात हो, इस प्रकार के उत्सवों को राजमहल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था. Even on emperor's birthday, the emperor was weighed against various commodities, and then after that the commodities they were to be distributed to the people in the form of charity. राजा के जन्मदिन के अवसर पर उसे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से उसकी तौल की जाती थी, और उसके बाद जो भी वस्तुएं उसमें चढ़ती थी उस तौल के लिए उसे गरीबों में बांट दिया जाता था. एक प्रकार से यह दान माना जाता था, और उस दान के रूप में प्रजा को जो कुछ मिलता था वह उनके उस राजा के प्रति आस्था होती थी, श्रद्धा होती थी, और राजा यह मानते थे कि प्रजा इसके बदले उनको दिल से आशीर्वाद देती थी, उनके दीर्घायु के लिए, उनके विजय के लिए और एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना के लिए. Followed? Now we'll see to point number C, titles and gifts. Point number C is titles and gifts. Point number C, 6C is titles and gifts, पदवियां, उपहार और भेंट. In which you will see how the titles were given, why they were given, and you will see about the whatever the gifts were given to the emperor, why and how it was valued. So children, the grand titles were given to the king after the victory or the coronation of the king. कहा जाता है कि कई महत्वपूर्ण पदवियां राजाओं को मिलती थी यदि वह किसी राज्य पर आक्रमण हुआ और उसमें वह विजयी हो गए. युद्ध में विजय के बाद और राजारोहण के बाद शासकों को महत्वपूर्ण पदवियां दी जाती थी. एंड आफ्टर दैट इट वाज अनाउंस्ड इन हाई साउंड एंड रिदम व्हिच यूज्ड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑफ इन द एनवायरनमेंट. और ये उपाधियों को देने के बाद, इन पदवियों को देने के बाद विस्मय का माहौल हो जाता था, क्योंकि बड़े ही तेज आवाज से उसको लोगों तक बताया जाता था. उस आवाज से लोग पहचान जाते थे कि किस प्रकार का माहौल है, अर्थात राजा को किसी पदवी या उपाधि से नवाजा गया है. Then comes about the Mughal coins. If we speak about the coins, Mughal coins also carried full title of the emperor. मुगल काली सिक्कों को भी यदि देखा जाए तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से उस समय के राजाओं के बारे में मुगल कालीन सिक्कों को देखकर ही मालूम चल जाता था कि कौन सा राजा किस वर्ष शासन कर रहा था. Then comes about the titles. It was said that it was granted to men by merit by which he was traced in the court. जो राजा उपाधि या पदवी देते थे उसी से ही किसी उस व्यक्ति के, उस दरबार में उपस्थित व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में मालूम चल जाता था, या उस पदवी से ही उस व्यक्ति की पूर्ण जानकारी मिल जाती थी. And then comes about the title of Asaf Khan, which was given to one of the highest minister. And इस प्रकार ये भी कहा जाता है कि उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की उपाधि या पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्रियों में से माना जाता है. Then comes about the title of Mirza Raja, which was accorded by Aurangzeb. To whom did he give? He had given this title to Jaswant Singh and Jai Singh. मिर्जा राजा की पदवी औरंगजेब ने जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया. एंड इट इज ऑल्सो सेड चिल्ड्रन दैट द टाइटल्स कुड बी अर्नड और पेड फॉर. इन पदवियों को या तो अपने कार्यों के द्वारा अर्जित किया जाता था या कभी कभी पैसे या राशि देकर भी इसे अर्जित किया जाता था. एग्जाम्पल इज that Mir Khan, what did he do? He offered 1 lakh rupees to Aurangzeb. For what? Because he wanted the letter Alif means A to be added to his name. क्या किया मीर खान? उसका नाम मीर खान था, स्पष्ट कर रहिएगा इस बात से. उस व्यक्ति का नाम मीर खान था. उसने औरंगजेब को 1 लाख रुपए घूस में दिया. औरंगजेब सम्राट औरंगजेब को 1 लाख रुपए घूस में दिया, क्योंकि वह आलिफ वर्ड जो है, आलिफ वर्ड के ए को अपने नाम से जोड़कर
उस मीर को अमीर खान बनाने के लिए, अमीर खान के रूप में संबोधन प्राप्त करने के लिए भी वो उसके रूप में सम्राट औरंगजेब को मीर खान ने 1 लाख रुपए की राशि दी. Another awards as role of honor was also given, means कभी कभी सम्मान का जामा भी लो इसमें शामिल था. In that it was that once the thing, whatever ornament, whatever you can say dress was worn by the emperor, it was considered with this blessing that it can be given to the people as reward. एक बार जो वस्त्र हो या गहने हो या रत्न हो यदि सम्राट धारण कर लेते थे तो उसे भी वह भेंट या उपहार के रूप में लोगों को देते थे, जिसे सम्राट का एक प्रकार से आशीर्वाद माना जाता था. And jewelry ornaments were also given as gifts by emperors. इतना ही नहीं कि उन्होंने अपने ऊपर धारण किए हुए वस्त्र बांटते थे, उपहार में देते थे या किसी व्यक्ति को रिवॉर्ड के रूप में, इनाम के रूप में देते थे, बल्कि उनके द्वारा आभूषण भी लोगों को इनाम के रूप में दिए जाते थे. And one more thing, children, that the lotus blossoms set with jewelry was given in exceptional circumstances. अर्थात कमल की मंजरियों से रत्न जड़ित गहना भी शासक के द्वारा इनाम के रूप में महत्वपूर्ण अवसर और महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी दिया जाता था. Then come next about the courtiers. If they used to go to the court, they never approached empty-handed to the court. जो भी दरबारी राज के दरबार में उपस्थित होते थे, प्रस्तुत किए जाते थे, वे कभी भी खाली हाथ दरबार में नहीं जाते थे. अर्थात भेंट के रूप में वह राजा के लिए कुछ न कुछ जरूर ही ले जाते थे. Because the gifts were regarded as the sign of honor and respect. अर्थात जो भेंट लेके जाते थे वह राजा के प्रति उस व्यक्ति की एक प्रकार से श्रद्धा होती थी, भेंट होता था. And ambassadors also used to negotiate treaties regarding relationship between the competing powers. And that was really, you can say, in such circumstances gift had a symbolic role. जो राजदूत होते थे दरबार में जाते थे, दरबार में उनकी उपस्थिति होती थी, उनका महत्वपूर्ण रोल होता था. तो कभी भी दो प्रतिद्वंदियों के बीच संधि कराना या उनमें समझौता कराने के लिए ये राजदूतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, जिसमें ये गिफ्ट या रिवॉर्ड या इनाम या आप कह सकती हैं भेंट, ये उस कार्य के लिए जो समझौता या संधि राजदूत के द्वारा दो प्रतिद्वंदियों के बीच करा रही थी, वो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता था, अर्थात उसके महत्वपूर्ण रोल होता था. अर्थात राजदूतों को उसके बदले इनाम दिया जाता था. And then it is also an incident that Thomas Roe was very disappointed once because he had given a ring which was only the worth of rupees 400. He had given it to Asaf Khan, but it was returned back to him because the worth was only 400 rupees. थॉमस रो आप जानती हैं एम्बेसडर थे. उन्होंने क्या किया, एक अंगूठी आसफ खान को दी जो मात्र 400 रुपए की थी और उन्हें उस अंगूठी को वापस कर दिया गया, ये कह करके उसकी वैल्यू कम है. दिस clarifies very well that whatever gifts were given, whatever presents were given as honor to the emperor were valuable. They were precious, means precious gifts were given to the emperor. Clear, children?